नमस्कार दोस्तों, आपका मीनू भारती क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, वह सॉल्व करने आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप इसे सावधानी के साथ देख लेते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को आएगा। अब देखिए, क्वेश्चन पहला क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए, उसके बाद फिर क्या है कि मंगम्मा को किससे विवाद था। तो मंगम्मा को उसकी पतोहू से विवाद था, क्योंकि उसकी पतोहू कहती थी कि मेरा बेटा है तो हम मारेंगे ही, और मंगम्मा कहती थी कि ये मेरे बेटे का बेटा है तो तुम इसे क्यों मारेगी। अब उसके बाद देखिए, अमृत का पर्याय क्या है। तो पर्याय मतलब होता है पर्यायवाची, गुलाब, गगन, राक्षस, सुधा। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। चलिए, उसके बाद फिर क्या है, अहंकार का पर्याय क्या है। अहंकार, अहंकार तो सीधी सी बात है, घमंड है। अहंकार का पर्याय घमंड है। उसके बाद आकाश का पर्याय क्या है। आकाश का जो है अनेकार्थक शब्द क्या होता है, समानार्थक शब्द पर्यायवाची क्या होता है। तो आकाश का गगन होता है। ये तो सीधी सी बात है, ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे, आकाश का गगन है। उसके बाद फिर कहता है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस संज्ञा को कहा जाता है। सुनिए सावधानी से, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस संज्ञा को क्या कहा जाता है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, विशेष्य, तो उसे विशेष्य कहा जाता है। उसे विशेष्य कहा जाता है, क्योंकि देखिए, अगर पानी गर्म है तो पानी गर्म है रहेगा तो गर्म तो हो गया विशेषण, लेकिन पानी हो गया विशेष्य। शरबत मीठा है तो मीठा तो हो गया विशेषण, लेकिन शरबत हो गया विशेष्य। तो ये विशेष्य है, उस संज्ञा शब्द को विशेष्य कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या है, नगर का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है। तो नगर से क्या बनता है, नगर से नागरिक बनता है। नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं, तो नागरिक बनता है। उसके बाद फिर क्या है, कुंवर नारायण कवि है। देखिए, कुंवर नारायण कवि है। यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि किस कविता के कवि है या कुंवर नारायण की कौन सी रचना है। एक वृक्ष की हत्या है, या निम्मों की मौत पर, या फिर भारत माता, या फिर स्वदेशी, ये कुछ नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कुंवर नारायण कवि है किस चीज़ के। तो वह ग्राम संवेदना के कवि हैं। गांव में जो घटने वाली घटना होती है ना, गांव में जो हर्ष, खुशी, दुख, विषाद होता है, उस चीज़ को वह मूल रूप से देखते हैं और अपनी कविता में लिखते हैं। तो वह ग्राम संवेदना के कवि हैं। उसके बाद है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं। उसे सीधी सी बात है, अव्यय कहते हैं। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। उसके बाद हाय हाय अव्यय है। तो हाय हाय जो है किस प्रकार का अव्यय है। हाय हाय कहने से किसका बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है, या हर्ष का बोध होता है, या स्वीकार करने का बोध होता है, या शोक, दुख का बोध होता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये हाय हाय कहने से दुख का बोध होता है, तो ये शोक बोधक अव्यय हो गया। ये जो है शोक बोधक अव्यय हो गया। अब देखिए फिर क्या है, अब आगे क्वेश्चन है, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यह एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, क्योंकि जब वृक्ष दरवाजे पर थी और कभी अपने दफ्तर से काम करके आते थे तो उन्हें लगता था कि ये वृक्ष हमको कह रहा है, पुकार रहा है कि तुम कौन हो। तो मैं उसे जवाब देता था दोस्त। और उसके बाद क्या है कि जब वृक्ष की हत्या कर दी गई, वृक्ष काट दी गई, तब उसके बाद ये कविता लिखी गई है। तो यह एक वृक्ष की हत्या से ली गई है। उसके बाद अब देखिए क्या है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो किस कहानी में जो है ना बाढ़ को दिखाया गया है। माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ये ढहते विश्वास जो है उससे ली गई है, उसमें दिखाया गया है। क्योंकि मंदिर पे चले जाते थे सभी और उस मंदिर के भगवान भी नहीं बजा पाते हैं,
तो सबका विश्वास ढह जाता है। तो इसीलिए उस कहानी का नाम भी रखा गया है ढहते विश्वास, जिसमें बाढ़ से भगवान भी नहीं बचाते हैं। उसके बाद अब क्या है, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था अज्ञे का जन्म। अब हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो इसका रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे हैं, गोपाल सिंह नेपाली हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका यही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। उसके बाद है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो स्तरों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, प्रयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, अनजान स्मृतियों को कहते हैं, क्योंकि नाखून कैसे बढ़ रहे हैं या किसी को पता नहीं है। तो नाखून अपने मन से बह रहे हैं, ये सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को, क्योंकि नाखून जो है ना, ये अनजान स्मृति है आदमी का, कि कब से ना जाने ये नाखून है आदमी को। उसके बाद है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो उसका है जाति प्रथा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के समाज में जाति पाति का भेदभाव बहुत किया जाता है, और फिर कहते हैं कि जो जिस जाति का है ना, उसी जाति के काम करेंगे। तो इसका है ये जाति प्रथा होगा। उसके बाद क्या, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। नागरी लिपि कौन लिखे हैं? तो ये तो आप लोग याद किए, गुणाकर मूल्य है। ये तो बहुत जल्दी आप लोग याद कर लिए होंगे, इसका गुणाकर मूल्य है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, सरहपाद की कीर्ति कौन सी है? तो देखिए सरहपाद की कीर्ति कौन सी है, ये जो है ना, ये जैसे लाइन बाय लाइन किताब पढ़ेंगे तब ये याद होगा कि सरहपाद, क्योंकि सरहपाद का विषय सूची में तो है नहीं। तो सरहपाद का जो है दोहा कोश है। ये जब आप लोग टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब याद होगा, नहीं तो सिर्फ मेरा चैनल देख के, मैं जितना वीडियो अपलोड करता हूँ बस आप उसको देख लीजिए, आपको ठीक जानकारी मिल जाएगी, सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि मैं खुद भी 5 साल से हिंदी पढ़ाते आ रहा हूँ बच्चों को। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है, परिवार का विशेषण होता है। परिवार का विशेषण क्या होता है? तो परिवार का पारिवारिक होता है, ये पारिवारिक होता है, परिवार का पारिवारिक होता है। उसके बाद अब फिर क्या कहता है कि कर्म कारक के चिन्ह बताएं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को रहेगा भी, को नहीं भी रहेगा। को होता भी है, कहीं कहीं पर को का प्रयोग होगा भी, और कहीं कहीं को का प्रयोग नहीं भी होगा। तो कर्म कारक का चिन्ह को और शून्य दोनों होता है। अब देखिए कर्ता कारक के चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने कहीं कहीं रहेगा भी वाक्य में, और ने कहीं कहीं नहीं भी रहेगा। तो ने और शून्य, कर्ता कारक का चिन्ह ने और शून्य दोनों होता है, और कर्म कारक का चिन्ह को और शून्य दोनों होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलना क्रिया का विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? चलना जो है क्रिया का विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा? चलना से जो है ना कौन सा विशेषण बनेगा चलना से? तो चलना, चाल, चालू, चलना, इनमें से कोई नहीं। तो जो चालू होगा ना वही चल सकता है, जो चालू रहेगा वही चल सकता है, तो ये चालू होगा। अब फिर क्या है आगे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आजकल के लोग जो हैं जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन हो, काम काज का बंटवारा हो, उसे आवश्यक क्यों मानता है? तो उसके मानने का एक मूल कारण है कि अगर जातिगत काम का बंटवारा होगा ना, तो सभी आदमी जो है कार्य कुशलता से काम करेंगे, कुशल रूप से वह काम करेंगे। तो सिर्फ ये है कार्य कुशलता के लिए, कि जिस जाति का जो काम है वह ठीक ढंग से कर लेगा। तो यह है कार्य कुशलता के लिए। उसके बाद विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विष के दांत के लेखक कौन है? विष के दांत कहानी है, कहानी का लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा होगा। ये शर्मा जी लिखे हैं, नलिन विलोचन शर्मा लिखे हैं।
उसके बाद सीमा, रजनी, सोफाली, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो सेन साहब की तो बेटी थी ना, लेकिन ये खोखा की बहन थी। खोखा को ही कासू कहा गया है, खोखा को ही लोग कासू कहते थे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर से जब मार लगी ना भैंस को, तो वह माँ के पास भाग के चली गई थी, तो ये माँ के पास होगा। अब उसके बाद क्या, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्योंकि उसकी माँ जो है ना बहुत पीटती, अगर वह नहीं भागती तो उसकी माँ बहुत पीटती। तो यह है कि माँ की मार के कारण, अगर वह नहीं भागता तो उसकी माँ उसे बहुत पीटती। तो ये है कि माँ की मार के कारण, ये होगा माँ की मार के कारण। अब फिर उसके बाद क्या है, मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? मैं क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है। तो ये तो सर्वनाम है, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं जो है सर्वनाम है। उसके बाद निम्नलिखित में से अन्य पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष, मैं, हम, वह, आप। तो अन्य पुरुष क्या है कि हम जिसके बारे में कहें और वह आदमी हमारे सामने में न हो तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। हम जिसके बारे में कहते हैं और वह हमारे सामने में नहीं हो तो वह जो है अन्य पुरुष है। कान भरना मुहावरा का क्या अर्थ है? कान भरना का क्या अर्थ होगा? दीक्षित करना, पीठ पीछे शिकायत करना, कान बंद करना, बहरा होना? नहीं, कान भरना का मतलब है कि आपके पीछे में आपका कोई शिकायत करेगा, सबको सिखाएगा, पढ़ेगा कि वह ऐसे गलत है, वह ऐसे ठीक ठाक है, अच्छा है। तो ये पीठ पीछे शिकायत करना, सिखाना होता है, तो पीठ पीछे शिकायत करना, वही है कान भरना। अब उसके बाद क्या है, कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर टूटना का क्या है? कमर की हड्डी टूटना, चोट लगना, घातक शत्रु, निरुत्साह होना। तो ये होगा कि हतोत्साह, निरुत्साह, उत्साहहीन होना। कमर टूटना का मतलब ये नहीं है कि कमर का हड्डी टूट जाना। कमर टूटना का मतलब है उत्साहहीन होना, यही है निरुत्साह होना। उसके बाद है कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या है? घोड़ा वाला कहना, लगातार काम में लगे रहना, काम में अड़चन आना, हर समय पढ़ते रहना। तो इसका सही उत्तर होगा लगातार काम में लगे रहना, इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ काम में लगे रहो, उसी को कहते हैं कोल्हू का बैल। और वैसे भी कोल्हू किसे कहते हैं? जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे रहता है बैल, उसे कहते हैं कोल्हू के साथ, और उसे कहते हैं कोल्हू का बैल कहते हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या है कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। मैक्स मुलर जो है कितना वर्ष की उम्र में जो है पढ़ना शुरू कर दिया था? 4, 3, 5, 2। तो ये जो है ना, इसका उत्तर जो है ये 2 नहीं होगा, इसका होगा 4 वर्ष होगा, इसका 4 होगा। क्योंकि बहुत से गाइड में जो है ना 2 दे देते हैं। अब 2 वर्ष की उम्र में कहीं कोई लीपजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ना शुरू कर दे तो यहाँ पर जो है फिर भी 4 दे दिए, वैसे होना चाहिए 18। अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि कोई नहीं। अगर ऑप्शन ऐसा रहेगा कोई नहीं तो आप कोई नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 कर दिए हैं, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा, ये कोई नहीं होगा, इसमें से कुछ नहीं होगा। चलिए, क्योंकि ये 4, 3, 5, 2 वर्ष की उम्र में कहीं विश्वविद्यालय में लोग पढ़ना शुरू कर दे, मूल रूप से इसका आंसर 18 वर्ष होगा। चलिए फिर आगे क्या है, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इसको हम इसलिए ज़्यादा बता दिए कि बहुत से गाइड में ये आंसर रहता है, लेकिन इसका जब किताब में पढ़ेंगे ना तो 18 वर्ष है, तो ये 2, 4, 3, 5, 6 ये कुछ नहीं होगा। इसमें से अगर रहेगा कोई नहीं तो दीजिएगा कि कोई नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मुलर को कहा था, क्योंकि मैक्स मुलर को भारत से बहुत लगाव था और भारत के बारे में बहुत कुछ जानते भी थे, तो इसीलिए मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने
वेदांतियों का वेदांती कहा था। अब है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो इसका तो सीधी सी बात है कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। अब नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायक का नायिका होगा। ये आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि नायक का नायिका होता है, नायक का नायिका। अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो जेठ का क्या होगा, जेठानी होगा। जेठ का जेठानी होगा। फिर उसके बाद अब क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है, लपट, लालच, लत, लाश। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसका जो है ना सबसे पहले जैसे आप लोगों को ना इसका वाक्य बनाना होगा और वाक्य के अनुसार लिंग निर्णय करना होगा। तो ये लालच, लोगों को लालच नहीं करना चाहिए, तो लालच पुल्लिंग है, लालच बुरी बला है, लालच जो है नहीं करना चाहिए, लालच करना बहुत गलत है। तो ये देखिए प्रगतिशील, अब आगे का देखिए, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, यह है प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध इनमें से किसी में से नहीं है। अब फिर क्या है, आबिन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। आबिन्यो जो है फ्रांस का क्या है, मूल रूप से संगीत केंद्र है, कला केंद्र है, नृत्य केंद्र है, श्रवण केंद्र है। तो ये कला केंद्र है, क्योंकि देखिए कला के अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है, संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है, श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, तो सुनना भी एक अच्छे वक्ता का कला है, सुनना भी एक बहुत अच्छी कला है। तो कला केंद्र के अंदर, कला के अंतर्गत ये सारा चीज़ आ जाता है और मूल रूप से इसका आंसर होगा कला केंद्र। तो सुनना भी एक बहुत अच्छी कला है, जिसे सुनने का ढंग नहीं है तो वह बोल भी नहीं सकता है कुछ। अब इसके बाद क्या है, बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी, बिरजू महाराज ठुमरी किससे सीखे, उसके गुरुजी कौन थे, तो अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, मामा से। तो यह है कि अम्मा से सीखे थे, बिरजू महाराज अम्मा से ठुमरी सीखे थे। उसके बाद फिर क्या है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, मित्र का क्या होगा, भाववाचक, मैत्री, मित्रता, मित्रित्व, मित्री, तो मित्र का होगा मित्रता। अब उसके बाद भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लकड़ी, लड़की, बहन, घड़ी। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये जो है ना संज्ञा, तो संज्ञा तो ये लड़की है ना, लड़की का वह जाति है, लड़की का कोई नाम होगा, ये संज्ञा बन सकता है। सर्दी तो भाव ही खुद है, ये बहन भी रिश्तेदार का नाम है, घड़ी किसी वस्तु का नाम है, तो ये लड़की होगा। अब देखिए फिर 43 में क्या कहता है, ये ये 43 में अभी क्या हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो भाववाचक का सॉरी दोस्तों, ये गलत चिन्ह लग गया था। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये होगा सर्दी, ये होगा सर्दी। चलिए उसके बाद फिर क्या है, धनुष का पर्याय क्या है, धनुष का पर्याय जो है क्या होता है, धनुष को क्या क्या कहते हैं, चाप, ज्योति, सूता, तीर। तो धनुष जैसे ऐसे होता है ना वर्तुलाकार, ऐसे रुकिए, धनुष जैसे ऐसे होता है ऐसे, तो उसी को कहते हैं कि धनुष को फिर क्या कहते हैं, तो जैसे धनुष ऐसे बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं चाप भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो धनुष को चाप कहते हैं, धनुष को चाप कहते हैं। अब पर्वत का पर्याय क्या है, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा, ताप, उजाला, सुता, गिरी। तो इसका क्या होगा, ये गिरी मतलब पर्वत होता ही है, तो गिरी मतलब पर्वत होता है। और उसके बाद हम मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है,
सभा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो सभा में बहुत से लोग उपस्थित होते हैं, इसलिए सभा जो है समूहवाचक है। एक दो आदमी के मिलने जुलने से, खड़ा रहने से सभा नहीं होती है, उसमें बहुत से लोग होते हैं, इसलिए मैदान में सभा हो रही है तो सभा में समूहवाचक होता है, समूह बहुत से लोग रहते हैं उसमें। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह नसरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, अभीरुद्दीन। तो बिस्मिल्लाह खां के नाम ये दो भाई थे, कमरुद्दीन और अमीरुद्दीन, तो ये अमीरुद्दीन होगा। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन होगा, क्योंकि दो भाई थे ना, एक कमरुद्दीन और एक अमीरुद्दीन, तो अमीरुद्दीन होगा। अब है कि कर्मधारय समास कौन सा है? कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास को चतुर्भुज, ऋषि, पुत्र, चंद्रमुखी, वनवास, तो ये है, इसमें होगा चंद्रमुखी, जिसका मुख जो है चंद्रमा के समान हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास में मतलब कि जिसमें उपमा और उपमेय हो, जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, जिसमें एक दूसरे की तुलना की जाती है, एक दूसरे का उपमान और उपमेय हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, उसे चंद्रमुखी कहते हैं। तो ये जो हो गया चंद्रमुखी हो गया, चंद्रमुखी हो गया, ये सी नंबर का हो गया चंद्रमुखी। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, कर्मधारय समास इसमें से कौन सा नहीं है? कर्मधारय समास इसमें से कौन सा नहीं है? कृष्ण सर्प, चवन्नी, नीलांबर, कमल नयन। तो इसमें जो अब देखिए कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय ये चवन्नी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना द्विगु समास है, क्योंकि इसका प्रथम खंड जो संख्यावाचक है, इसलिए चवन्नी जो है ना, चवन्नी, ये अठन्नी, चवन्नी, पंचवटी, ये कर्मधारय समास नहीं होता है, तो ये चवन्नी जो है कर्मधारय समास नहीं है। उसके बाद प्रेम अयनि श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम अयनि श्री राधिका, कड़िल के कुंजन ऊपर वारों, तो इसमें कितना है? 2, 3, 4, 5। ये प्रेम अयनि श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? इसमें 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो है ना मूल रूप से 2 दोहा है, प्रेम अयनि श्री राधिका, उसके बाद एक कड़िल के कुंजन ऊपर वारों, तो मूल रूप से 2 है इसमें। ये 3, 4, 5 जो है ना, तो ये 4 जो है गलत है, क्योंकि किसी किसी ऑब्जेक्टिव, किसी किसी गाइड में जो है ना ये 4 भी दे देता है आंसर में, वह गलत है। तो 2 है, एक है प्रेम अयनि श्री राधिका और दूसरा क्या है? कड़िल के कुंजन ऊपर वारों, तो ये 2 है। इसलिए उसके बाद क्या, कड़िल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो चलिए ये जो है ना दिया हुआ, ये कितना पद है, उसमें कितना लाइन है, सो दिया गया है। कड़िल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है? तो एक ही सवैया उसमें है, उसमें एक ही सवैया दिया गया है, 3, 4, 5 कुछ नहीं, सिर्फ एक ही सवैया उसमें दिया गया है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो किसे कहा है? ये तो भारत माता को कहा है, क्योंकि भारत माता जो है ना अपने घर में प्रवासिनी, विदेशिनी, बैगानी लगती है, इसीलिए उसे भारत माता को कहा है उसने। और उसके बाद चलिए क्या है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? प्रगीत पंथ के, ये सुमित्रानंद पंथ की रचना है, तो यह कहता है कि प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है, मतलब कि भारत माता जो है ना किस किताब से ली गई है? गुंजन से, ग्राम्य से, युगवाणी से, युगांत से। तो ये जो है ना ग्राम्य से ली गई है, ग्राम्य किताब से ली गई है। उसके बाद है आकाश, आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश का उल्टा क्या होगा? तो फिर क्या है, आकाश गगन, पाताल, स्वर्ग, संध्या, तो आकाश का क्या होगा? पाताल होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, आकाश का पाताल होता है। आय का विलोम क्या होगा? तो आय का व्यय होगा, आय का व्यय होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इतना ही बताते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इससे आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वह भी आप लोगों को इसी वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक मैंने उसका भी इसमें दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसके लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ वीडियो को।
और फिर दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को इससे आगे बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।